बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान देसी डेरा यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अल्लाह ताला के फजल करम से बाखरियत होंगे और अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें और बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। एक सवाल वो बार बार पूछा जाता है कि गोट फार्मिंग किस नस्ल से शुरू करनी चाहिए, कौन सी बकरियों का वो इंतखाब करना चाहिए। तो जो दोस्त प्लान बना रहे हैं अनकरीब जो है ना वो गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको मेरी बातों की अच्छी तरह समझ आ सके। हो सकता है कि मेरे मशवरे से आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। बात करते हैं इस हवाले से कि गोट फार्मिंग के लिए किस नस्ल का इंतखाब करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने वो गोट फार्मिंग किस मकसद के लिए करनी है। आया कि उसको आप शौक़ के तौर पर करना चाहते हैं या कि कारोबार के तौर पर करना चाहते हैं। वैसे तो 2-2 लाख की 3-3 लाख की बकरियां भी हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन बात ये होती है कि इतना महंगा गोट फार्म और हर बंदे की पहुंच में नहीं होता है। तो बाकी अगर बात करें कि अगर कारोबार के लिहाज से अगर आप वो गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी रहती है, उस हवाले से बात करेंगे। बाकी जो शौकिया तौर पर दोस्त करना चाहते हैं, असल मकसद ये है कि बकरी का जो रखने का मकसद होता है उससे क्या होता है कि हमने गोश्त हासिल करना है। गोश्त क्या होता है कि जब भी कोई जानवर मार्केट में जाता है वो वज़न के हिसाब से वो सेल होता है। तो इसलिए जो बड़ी कीमत वाली बकरियां हैं उनकी चलो ठीक है, ब्रीड के लिए तो ठीक है, लेकिन शौक के हिसाब से अभी देखें कि एक गरीब बंदा है, उसके पास रोज़गार नहीं है, उसने अपने घर के अखराजात निकालने के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो गोट फार्मिंग कर रहा है। तो उसने बड़ी अच्छी नस्ल वाली बकरियों को क्या करना है, उनके लंबे कान है अगर, तो उसने लंबे कानों से उसने क्या हासिल करना है। ठीक है, खूबसूरती की लोग कहते हैं कि जी उसकी खूबसूरती पर होता है, उसका जो है तोता फेस होता है, लेकिन क्या है कि एक गरीब बंदे ने वो बकरी जाकर कोई मुकाबला उसमें तो शामिल नहीं करनी होती है। बात सिर्फ ये होती है कि उसको जो है वो वज़न चाहिए होता है कि कौन सी नस्ल वो अच्छा वज़न दे सकती है जिससे उसकी जो है ना अपनी एक रोज़गार बन सके। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो नस्ल है वो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ये देसी दोगली जो नस्ल है, जिस नस्ल के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। फ़ायदे क्या हैं कि ये हमारे पाकिस्तान के हर मौसम के साथ ये जो है ना वो घुल मिल जाती है। इसकी खुराक का कोई मसला नहीं होता है। अगर ठंडे इलाके में आप इसको पालना चाहें उधर भी ये कामयाब है, और जो गर्म इलाके हैं उनमें भी ये कामयाब पाई जाती है। दूसरा ये है कि इसकी खुराक का कोई मसला नहीं है। अगर आप इससे चराई कराना चाहें तो ये शौक़ से चराई करती है, उसके बाद जो है वो इसको संभालना मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई ख़ास कोई बड़े एक फार्म या शेड बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना सरमाया नहीं है, तो आप ना पक्के जो है ना वो शेड बनाएं उसकी रहाइश के लिए। सिर्फ क्या है कि अभी जैसे ये ऊपर उसके ये सरूट के काने या घास वगैरह भी डाल के आप उनके लिए रहाइश बना सकते हैं। स्पेशल इनके लिए मेरी बात करने का मकसद है कि स्पेशल इनके लिए रहाइश का बंदोबस्त करना पड़ता है। जैसे जो है ना वो आला ब्रीड वाली बकरियां हैं उनको सर्दी से भी बचाना पड़ता है, गर्मी से भी बचाना पड़ता है। जदीद किस्म के गोट फार्म बने हुए हैं वो हर बंदे की पहुंच का काम नहीं होता है। इसलिए जो है ना ये नस्ल सबसे कामयाब है। और गोश्त के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा जो है ना ये वेट गेन करते हैं इस नस्ल के बकरियां और बकरे। बाकी दूध का जहाँ तक तल्लक है वो आपने जब नस्ल ख़रीदनी है उस वक्त आपने देखना है
کہ کس بکری کے نیچے جو ہے نا وہ، یہ بھی میں کسی دن ویڈیو میں نئی ویڈیو الگ سے بنا کے لگا دوں گا کہ آپ نے جب بکری خریدنی ہے دوگلی نسل کی تو اس وقت اس کی کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کون کون سی چیزیں آپ نے چیک کر کے بکری کو پرچیز کرنا ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے حساب سے کہ بیماریاں اس بار کم لگتی ہیں۔ زیادہ تر بیماریاں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو دیسی جڑی بوٹیاں جو جنگلوں میں چرائی کرتی ہے اسی سے ان کا علاج ہو جاتا ہے، اسپیشل آپ کو اس کا میڈیسن کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رہائش کے لیے آپ نارمل سی رہائش اس کی رکھ لیں، یہ ہو کہ وہ رہائش جو ہے نا صاف ستھری ہو، جو کمرہ یا وہ جھونپڑا بناتے ہیں وہ ہوادار ہونا چاہیے، اس میں سے ہوا کا کراس ہونا چاہیے، وینٹیلیشن کا سسٹم ہونا چاہیے۔ باقی جو ہے آپ نے کچا اس کا شیڈ بنانا ہے یا پکا بنانا ہے، اس چیز سے جو ہے نا اس پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا گوشت کے حساب سے بہترین بریڈ ہے اور ملک کے ہر کونے کونے میں پائی جاتی ہے، کسی بھی منڈی کا آپ وزٹ کر لیں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ تعداد ان کی پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک غریب کا ایک روزگار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے اس سے قربانی والے بکرے حاصل کرنے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اچھی نسل کا ایک بریڈر خرید لیں، بیتل ہو، مکھی چینا ہو یا کسی بھی اچھی اعلیٰ نسل کا ہو، تو وہ ایک بریڈر لے کر آپ اس کے اندر چھوڑ دیں۔ باقی پلان میں دوسری ویڈیو میں آلریڈی دیکھ چکا ہوں کہ آپ 20 بکریوں سے سٹارٹ کریں تو اچھا بریڈر آپ لے کر اس کی چھوڑ دیں، جس طرح کا بریڈر ہوگا اس طرح کے آپ بچے حاصل کر لیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ بچے 75% جو ہے نا وہ بکرے پر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بکرا اگر اچھا ہوگا اس سے آپ وہ قربانی والے بچے بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ صرف گوشت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں پھر جو ہے نا دیسی جو ہے دوگلا بکرا کوئی اچھی جو ہے موٹی ہڈی میں دیکھ کے آپ کو جو اسی بریڈ کا ہو، اسی نسل کا ہو، لیکن تھوڑا خوبصورتی کے لحاظ سے بہتر ہو، کوشش کریں سینگوں کے بغیر ہو اور اچھے کلر میں ہو، وہ ان کے ساتھ چھوڑ دیں اور انشاءاللہ جو بچے پیدا ہوں گے اس بکرے پر جائیں گے اور اچھا جو ہے نا وہ آپ وزن بھی اس سے گین کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی چھوٹا موٹا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا جو ہوتی ہے آپ کمنٹس کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا اسی کے ساتھ، اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔